इंसान अगर बेगैरत हो जाए तो उसके दिल पर किसी के भी रोने की आवाज़ या सिसकियाँ असर नहीं करती। मेरी गिनती भी ऐसे ही लोगों में होती थी। अभी मैं बाहर बैठा नोट गिनने में बिजी था। कमरे से मुझे एक लड़की के चीखने, चिल्लाने और मदद के लिए पुकारने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन इसका रोना, तड़पना कुछ भी मेरे दिल पर असर नहीं कर रहा था। मेरी आंखों में तो बस नोटों की चमक थी और मैं तेजी से हाथ चलाते हुए उन्हें गिन रहा था। हिसाब का मैं शुरू से ही पक्का था। जिसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी वह एक बेसहारा लड़की थी। घर में 7 बहनें थी और यह सबसे बड़ी थी। बाप नहीं थे, घर का गुजर बसर करने का कोई जरिया न था। लड़की बहुत हसीन और खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन एक नंबर की बेवकूफ़ थी। हमारे पुराने मोहल्ले में रहती थी। मैं जब वाराणसी गया तो उसकी माँ से मिलने चला गया, इसलिए उसकी माँ से हमदर्दी के बोल बोले और कुछ पैसे उनके हाथ में रखे। बस मेरा इतना करना ही काम आ गया था। आंटी आंसू बहाते हुए अपने घर के सारे दुख मुझे सुनाने लगी। मैंने कहा कि आप चाहे तो मैं आपकी बेटी को दुबई ले जाता हूँ। वहाँ पर स्कूल में नौकरी करेगी तो बहुत पैसे कमाएगी और क्या पता आप लोगों को भी वहीं बुला ले। कुछ सालों में ही आप लोगों की जिंदगी बदल कर रह जाएगी। मेरी बात सुनकर माँ तो कुछ घबरा गई थी। कहने लगी, जवान बेटी को कैसे गैर मुल्क में भेज दूं? मेरा तो दिल बहुत डरता है। तुम कोई और राय दे सकती हो तो दे दो। आंटी की बात सुनकर मैं बहुत मायूस हो गया था, लेकिन इस लड़की ने मौके पर मुझे खुश कर दिया। कहने लगी कि वह नौकरी के लिए तैयार है। मैंने उसके सारे डॉक्यूमेंट मांगे, पढ़ाई पूछी और कहा कि अगर इसकी नौकरी दुबई में लग गई तो मैं इसे वीजा और टिकट भेज दूंगा, और वह भी बिल्कुल फ्री। सारा खर्चा तो स्कूल वाले उठाएंगे और रहने का इंतजाम भी स्कूल के अंदर ही होगा। इस लड़की ने हामी भर ली। उसकी माँ थोड़ी परेशान हो रही थी, लेकिन उसने कहा, माँ अगर मेरे काम से आप लोगों का वक्त बदलता है तो क्या हर्ज है? भूखा मरने से तो बेहतर है कि हम अपनी किस्मत को ही आजमा लें। मैं भी इस लड़की की बात पर हैरान था और माँ भी फौरन मान गई। मैंने दुबई जाते ही एक अरबी को उस लड़की की तस्वीर दिखाई तो वह बहुत खुश हो गया। वीजा टिकट का सब इंतजाम कर दिया था। जैसे ही वह लड़की दुबई के एयरपोर्ट पर पहुंची तो मैं फौरन से लेने चला गया। एयरपोर्ट से अरबी के घर तक का सफर मैंने उसे बताया था कि स्कूल में लेकर जा रहा हूँ, लेकिन जब उसने घर देखा तो पूछने लगी, यह तो घर की तरह है। मैंने कहा, अंदर चलो, स्कूल ही है। वैसे भी वह लड़की मेरी निगरानी में थी, यहाँ से भाग नहीं सकती थी। इसके सारे रास्ते बंद हो चुके थे। जब घर के अंदर दाखिल हुई तो मैंने उसकी बाजू जोर से पकड़ ली। मुझे हैरानी से देखने लगी। मेरे चेहरे के अंदाज एकदम से बदल गए। वह मुझे सवालिया नजरों से देखने लगी, मगर जब मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट देखी तो उसकी सफेद रंगत बिल्कुल पीली पड़ने लगी। वह कहने लगी कि यह क्या बदतमीजी है, मेरा बाजू छोड़ो। मैंने कहा कि जुबान बंद करो वरना काट के फेंक दूंगा। अंदर तुम्हें एक अरबी नजर आएगा और तुम्हें उसी के बताए हुए काम करने हैं। कोई चालाकी नहीं, बस तुम अरबी जो कहे वह मानोगी। अगर जरा भी तुमने शोर करने की कोशिश की तो तुम्हारा गला दबाकर यहीं दफन कर दूंगा, समझी? मेरी बात सुनकर वह बहुत डर गई थी, घबराई हुई भी थी। कहने लगी, क्या मतलब है? आप मुझे धोखे से यहाँ लाए हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं तुम्हें धोखे से लाया हूँ, और अंदर जाकर तुमने जरा सी भी बदतमीजी या कोई नाटक करने की कोशिश की तो देख लेना, अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। जैसे ही मैं उसे अंदर लेकर गया तो वह भी बेचैनी से उस लड़की का इंतजार कर रहा था। उसे देखकर मुस्कुराने लगा, फिर मुझसे कहने लगा कि इसे समझा तो दिया है ना? मैंने कहा कि हाँ, सब कुछ समझा दिया है। अगर फिर भी यह लड़की कुछ भी शोर शराबा करे तो इसे यहीं मारकर दफन कर देना, तुम्हें कोई भी पूछने वाला नहीं होगा। मैंने उस लड़की को अरबी की तरफ दिया, वह उसके साथ जाकर टकराई। अरबी ने उसे अपने कब्जे में ले लिया तो वह चिल्लाने लगी, मेरी तरफ उंगली से इशारा करके घबराई हुई आवाज में कहने लगी कि मुझे धोखे से यहाँ लाया है, मुझे वापस अपने घर जाना है। मैं बहुत शरीफ लड़की हूँ, मेरे माँ बाप बहुत शरीफ थे, मेरे साथ जुर्म ना करो। लेकिन यहाँ कौन था जो उसकी पुकार सुनता या उसकी शराफत का सबूत मांगता? वह मुझसे कहने लगे कि जाओ, तुम्हारा काम हो चुका है। मैंने कहा, ऐसे कैसे? मेरे पैसे मुझे दो। और अरबी ने सिक्योरिटी को आवाज दी।
और कहने लगा कि इसका हिसाब चुकता करो। यह कहकर वह लड़की को सामने कमरे में जबरदस्ती ले गया। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। मेरे सामने नोटियों की गड्डियां रख दी गई। मैं वहीं बैठकर पैसे गिनने लगा। साथ साथ इस लड़की की चीख पुकार भी सुनाई दे रही थी। वह मदद के लिए पुकार रही थी। रब के लिए मेरे साथ यह जुल्म न करो, मुझे छोड़ दो। मैं बहुत मजबूर और गरीबी में अपने घर का भला करने के लिए निकली थी। मेरे हालात पर रहम करो। लेकिन मेरा दिल तो जैसे गुनाहों की कालिख से काला हो चुका था। इसीलिए इस लड़की के शोर शराबे का भी असर ना था। मैंने नोटों को जेब में डाला और वहां से बाहर निकल गया। मेरा काम यही था। मैं बेबस बेसहारा लड़कियों को वाराणसी से नौकरी का झांसा लेकर दुबई ले आता था और इस अरबी के यहाँ बेच देता था। इस लड़की का सौदा भी मैंने किया हुआ था, वह भी पूरे 10 लाख का। 2 सालों में मैं काफी लड़कियों को अरबी के पास लाकर बेच चुका था और वाराणसी में मेरा अपना घर था। मेरी बीवी को यही पता था कि मैं दिन रात यहाँ मेहनत करता हूँ और पाई पाई जोड़कर उसको भेज देता हूँ। वह बड़े फूक फूक कर खर्च करती थी। पैसे बचाकर उसने घर भी बना लिया था। मेरे बच्चे अच्छे से स्कूल में पढ़ रहे थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिजूल खर्ची मेरी बीवी नहीं करती थी, लेकिन हर ऐशो आराम की चीज मेरे घर में मौजूद थी। मुझे दुबई आए हुए कुछ ही महीने गुजरे थे कि एक दिन मेरी माँ का फोन आया और उसने कहा कि तुम जल्दी घर लौट आओ, तुम्हारे भाई को दिल का दौरा पड़ा है, वह अस्पताल में है। यह सुनकर मुझसे रहा न गया। मैं वाराणसी लौट आया और सीधा हॉस्पिटल गया। मेरा भाई आखिरी सांसें ले रहा था। मैंने अपने भाई को गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा कि मेरी बीवी बच्चों का ख्याल रखना, मेरे सिवा उनका कोई सहारा नहीं है। मैंने कहा कि भाई आप ऐसी बातें नहीं करें, आपको कुछ नहीं होगा। मैं पानी की तरह पैसा बहा दूंगा, लेकिन आपका इलाज करवाऊंगा। शायद मेरे मुर्दा जमीन के खून ने जोश मारा था, इसीलिए मैंने डॉक्टर से बात की। उन्होंने कहा कि आपके भाई के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बस चंद लम्हे ही मैंने अपने भाई के साथ गुजारे थे और फिर वह आखिरी सांस ले चुके थे। हमारे घर पर तो जैसे कोहराम मच गया था। मेरी माँ को तो होश ही नहीं आ रहा था। भाभी का भी यही हाल था, रो रो कर बेसुध हो गई थी। मेरे बड़े भाई के 2 बेटे थे। बेटी कोई नहीं थी, लेकिन दोनों ही कम उम्र थे। एक 12 साल का था और दूसरा 14 साल का। कुछ दिन तो मैंने भाभी से सभी खानदान वालों और रिश्तेदार वालों के सामने काफी हमदर्दी जुटाई, लेकिन फिर अपने खर्च भी बहुत थे। भाभी के खर्च कैसे पूरे कर सकता था। फिर माँ की जिम्मेदारी भी मुझ पर आन पड़ी। हम 2 भाइयों के अलावा और कोई तीसरा भी नहीं था। कुछ दिन बाद मैंने पूरे हालात पर ध्यान दिया तो मुझे ऐसे लगा कि मैं घर के सारे खर्चे पूरे नहीं कर सकूंगा। मेरे दोनों भतीजे छोटे थे, कुछ काम नहीं कर सकते थे। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्या करूं कि भाभी खुद ही कमाने लगे। मेरे दिमाग में धमाका सा हुआ। जो गंदा ख्याल मेरे दिमाग में आया, मैं उसे सोचकर शैतानी हंसी हंसने लगा। मेरी भाभी अभी भी खूबसूरत और जवान थी। मैंने सोचा कि आखिर इसकी खूबसूरती किस काम आएगी। चलो अच्छा है कि भतीजे के साथ साथ मेरी माँ को भी खर्चा मिलता रहेगा। मैं भला क्यों अपनी अयाशियों को कम करूं, जबकि इनकी माँ है तो वह खुद कमाएगी और अपने बच्चों के साथ साथ मेरी माँ को भी पालेगी। यह सोचा नहीं था कि इतनी देर में मुस्कुराहट भी मेरे चेहरे पर आ गई। भाभी भी भाई की मौत को भूल चुकी थी और खामोशी से घर के कामों में मेरी बीबी का हाथ बटाने लगी थी। कुछ दिन यूं ही गुजरे तो मुझे भी वापस जाना था। भाभी भी बड़ी खुददार औरत थी। मुझसे कहने लगी कि भाई कोई नौकरी हो तो मुझे लगवा दो, ताकि मैं अपने बच्चों की खुद परवरिश कर सकूं। मैंने भाभी से कहा कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं। भाभी चुप हो गई, क्योंकि मैं जानता था कि उन्होंने तो सिर्फ सरकारी स्कूल से 8वीं क्लास की थी और 8वीं पढ़ी भला क्या नौकरी कर सकती थी। वह भी खामोश हो गई और फिर कहने लगी कि मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, मगर कपड़े बहुत अच्छी सिलाई करती हूँ। मेरे सिए हुए कपड़े तो बड़े बड़े बुटीक वाले भी नहीं सी सकते। मेरे हाथ में बड़ी सफाई है। भाभी की बात सुनी तो मैं चौंक सा गया। दिमाग ने फौरन ही इरादा बदल दिया। मेरी माँ भी वहीं पर मौजूद थी। मैं फौरन भाभी से बोला कि भाभी आप क्यों नहीं मेरे साथ दुबई चलें। वहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी बुटीक हैं जो रोज नई नई ब्रांच खोलते हैं और वहाँ पर दर्जियों की जरूरत भी होती है। क्यों ना मैं आपके सिले हुए कपड़ों का डिजाइन दिखाऊं।
अगर उन्हें पसंद आ जाए तो आपकी और बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। भाभी ने यह सब सुना तो उनके चेहरे पर एक सुकून सा फैल गया। वह खुश हो गई और बोली कि अगर तुम मुझ पर यह एहसान कर दोगे तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। मेरी भाभी आंसू पोंछते हुए बोली और माँ भी खुश हो गई और मुझे अपना प्लान कामयाब होता हुआ दिखाई दिया। मैं कुछ दिन बाद वापस दुबई चला गया। दुबई पहुंचा तो जाकर अरबी से मुलाकात की और उसे अपनी भाभी के बारे में बताया। उसने जब मुझसे यह सुना तो एक शैतानी हंसी हंसा और फिर मुस्कुराकर कहने लगा, तुम जैसा लालची आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, जो पैसों के लालच में अपने घर की इज्जत भी बेचने से पीछे ना रहा। अगर कोई और गैरतमंद होता तो शायद यह बात सुनकर उसकी इज्जत जोश मारती, मगर मेरी तो गैरत और इज्जत सभी सो चुके थे। मैंने उसकी हंसी में अपनी हंसी मिलाई और फिर भाभी को फोन करके कहा कि आपने जो कपड़े मुझे सीकर दिए हैं वह यहाँ पर एक कंपनी को पसंद आ गए हैं। वह आपको एक सूट के लाखों पैसे देंगे, इसीलिए आप जल्दी से दुबई आ जाएं। फिर क्या था, मैंने भाभी को टिकट भेजा और कुछ दिन में वह दुबई पहुंच गई। वह अपने बच्चों को मेरी माँ के पास ही छोड़कर आई थी। जब वह वहां पहुंची तो रोने लगी। उन्हें अपने बच्चों की याद आ रही थी। आखिर वह माँ थी। मगर मैंने उनको दिलासा दिया कि भाभी, एक बार आपका कारोबार चल जाए फिर आप बच्चों को भी यहाँ ले आना। भाभी मुस्कुराई थी। मैं उन्हें गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगा। वह कहने लगी कि तुम मुझे बुटीक लेकर जाओगे। मैंने कहा कि नहीं भाभी, मैं पहले आपको अपने घर लेकर जाऊंगा, उसके बाद ही हम बुटीक जाएंगे। वह कुछ खामोश हो गई और कुछ देर बाद हम अरबी के घर पहुंच चुके थे। जैसे ही भाभी अंदर दाखिल हुई तो इतना बड़ा घर देखकर चौंक उठी। वह कहने लगी, वाह देवर जी, आपका घर तो बड़ा ही खूबसूरत है। मैंने उन्हें वही मौके पर बैठाया और अपने मोबाइल पर एक कॉल की और फिर उनसे कहा कि आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ ठंडा लेकर आता हूँ। भाभी वहीं बैठी थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और अरबी कमरे से निकलकर बाहर आया। भाभी ने गैर आदमी को वहां देखा तो फौरन अपना चेहरा छुपाने लगी और मुझे आवाज देकर बोली, यह कौन है? यहाँ गैर आदमी क्यों अंदर आ गया? मैं मुस्कुराया और बोला कि भाभी, यह मेरा दोस्त है जो यहीं पर रहता है। आपको इसके साथ रहने से कोई मसला तो नहीं? भाभी के चेहरे के अंदाज बदले थे, जबकि मेरे चेहरे पर उदासी देखकर वह परेशान हो गई। तभी उस अरबी ने भाभी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। भाभी उससे अलग होना चाहती थी। उसने भाभी को थाम रखा था और मैंने वह जूस का गिलास भाभी को देने की बजाय खुद ही पीना शुरू कर दिया और बोला, वेलकम टू दुबई भाभी। भाभी शायद समझ चुकी थी। वह चीखने चिल्लाने लगी, रोने लगी, मगर अरबी ने मेरी भाभी के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा और बोला कि खबरदार, जो तुम्हारे मुंह से एक और लफ्ज निकला वरना जरा भी लिहाज नहीं करूंगा और यहीं पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना कहकर वह मेरी भाभी को घसीटकर कमरे में ले जाने लगा। मेरी भाभी चीख रही थी, मगर मैंने उनसे कहा कि यह तो मेरा बिजनेस है। इतने सालों से मैं यही सब तो करता आ रहा हूँ। आप क्यों परेशान होती हैं? जो कुछ यह कहता है वह करें, इसके बदले में आपको लाखों रुपए मिलेंगे। जरा यह भी तो सोचें कि आपके बेटे का आने वाला कल संवर जाएगा। इतना सुनकर भाभी चीख चीख कर रोने लगी और कहने लगी कि रब तुम्हें माफ नहीं करेगा। याद रखना, तुम्हें मेरी और मुझ जैसी कितनों की बद्दुआ लगेगी। तुम यहीं बैठकर अपना मुंह नोचोगे। मैं भाभी की बात सुनकर हाथ के इशारों से बोल रहा था कि आई बड़ी बद्दुआ देने वाली। इतनी तेरी दुआओं का असर था तो अपने पति को ही बचा लेती। अरबी ने नोटों की गड्डी निकालकर मेरी तरफ उछाली, जिसे मैंने खुशी से पकड़ ली और पैसे गिनने लगा। मेरी भाभी चिल्ला रही थी और बार बार अपने पति का नाम ले रही थी। मुझ पर तो जैसे किसी बात का असर ही नहीं था। मैं जानता था कि वह भी पहले मेरी भाभी के साथ गलत करेगा और उसके बाद ले जाकर बेच देगा। ऐसी जगह भेजेगा जहां पर रातें जागती थी और दिन में सोते थे। मैं अपनी भाभी को अरबी के पास छोड़कर वापस अपने फ्लैट आ गया और सोचने लगा कि अब वाराणसी से और कौन सी लड़कियां मंगवाई जाए। मैं इन्हीं सोचों में गुम था और मुझे अरबी ने कुछ पैसे भी भिजवा दिए थे, जो कि जाहिर सी बात है उन लड़कियों के थे जिनको मैं आज तक यहाँ पर लाया था। उनमें से कुछ पैसे मैंने रखे और बाकी पैसे वाराणसी उनके घर भेज दिए, जिससे यह लगे कि वह लोग भी यहाँ पर अच्छी इज्जत की रोजी कमा रहे हैं।
मैं एक दिन सारा दिन पैसे लूटकर अय्याशी करने के बाद सो रहा था कि मेरे मोबाइल पर फोन आया। जब नंबर देखा तो मेरी बीबी का था। इस वक्त तो वहां पर रात होती थी। मैंने चौंक कर जब बीबी का फोन उठाया तो वह रो रही थी। उसका रोना मेरे दिमाग में कई ख्याल ले आया। मेरा ध्यान अपनी माँ की तरफ गया कि रब न करे मेरी माँ मर तो नहीं गई। मेरी बीबी से पूछा तो वह रोते हुए बोली। उसे सुनकर तो मेरे पैरों से जमीन निकल गई। बीबी कहने लगी कि हमारी गुड़िया 7 दिनों से लापता है, वह हमें नहीं मिल रही, स्कूल से वापस घर नहीं आई, हम कई दिनों से ढूंढ रहे हैं। पुलिस को भी खबर दी मगर कहीं से कोई खबर नहीं मिली। आप जल्दी से वाराणसी आ जाएं, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मैंने जब बीबी की यह बात सुनी तो मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा। बौखलाए हुए अंदाज में मैं बीबी पर चिल्लाने लगा कि तुमने मेरी बेटी को संभाल कर क्यों नहीं रखा? तुम्हें लेकर आना चाहिए था उसे स्कूल से। उसकी उम्र इस वक्त 15 साल की थी। मैंने तुरंत सोचा कि मैं वाराणसी जाऊंगा। मेरी बच्ची 7 दिन से गायब है। अभी न जाने किन दरिंदों के हाथ लगी थी। दिल में अजीबोगरीब सवाल थे। मेरे पास जो भी पैसे थे जो बैंक में थे या मैं उड़ा चुका था, इसलिए फौरन अरबी के फ्लैट की तरफ चला गया ताकि पैसे ले आ सकूं। 3-4 दिन से मैं उसके फ्लैट पर गया नहीं था। मैं रोते हुए उसके फ्लैट पर पहुंचा तो वहां पर मौजूद सिक्योरिटी ने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया। कहने लगे कि तुम अभी नहीं जा सकते, सर बिजी है। मैंने उसे धक्का देकर कहा, तू होता कौन है मुझे मना करने वाला? यह मेरी और सर की बात है, मुझे अर्जेंट वाराणसी जाना है। यह कहकर मैं अंदर आया था कि वहां पर आने वाली आवाज से मेरे रग रग में सनसनी सी दौड़ चुकी थी। चीखने की आवाज और रोने की आवाज में पहचान चुका था कि अरबी के साथ एक लड़की मौजूद थी जो चीख कर बाबा मुझे बचाओ, बाबा मेरी मदद करो कह रही थी। मेरे लफ्जों से निकला, गुड़िया, मेरी बच्ची गुड़िया। शायद मैं 2 बार मुंह के बल फर्श पर गिरा था। शायद मेरा वजूद इस कदर कांप रहा था कि चलना भी मुश्किल हो गया था। मैं जाकर दरवाजा खटखटाने लगा, चिल्लाने लगा। तभी अरबी ने दरवाजा खोला और मुझे पैरों से ठोकर मारकर बोला, क्या कयामत आन पड़ी जो चिल्लाए जा रहा है? मैं उसके अल्फाज नजरअंदाज करता हुआ कमरे की तरफ देखने लगा जहां मेरी गुड़िया कमरे के कोने में सिमटी हुई बैठी खुद को छुपाए हुए थी। मैं आंखें बंद करके खुद को पीटने लगा। मैंने अपना मुंह इस कदर नोचा कि जख्म हो गई। बेटी तो बाबा को हीरो समझ रही थी। वह भागकर मेरे पास आई और सीने से लगाकर बोली, बाबा कुछ लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए हैं और उसने मेरे साथ। मैं सब कुछ समझ चुका था। मैं गुस्से से आग बबूला होकर अरबी को मारने लगा। वह मुझे मारकर बोला, अब क्या हुआ? इज्जत जाग गई? बेटी का चिल्लाना सुना तो? आज से पहले अनगिनत लड़कियां भी तो लाए थे तुम, और मुझे क्या खबर कि मेरा दूसरा बंदा तुम्हारी ही बेटी उठा लेगा। बेटी जो मुझे अपना रखवाला समझ रही थी, हकीकत सुनकर कई कदम पीछे हट गई। मैं रोता हुआ रह गया। आज मुझे हर लड़की की तकलीफ का अंदाजा हुआ था। मेरी बच्ची कैसे चिल्ला रही थी, अपने बाल नोच रही थी। मेरी लाडली बच्ची ने इस कमरे की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। वह 7वीं मंजिल से नीचे कूद गई और मैं बेबसी से खुद को नोच कर रह गया। तभी एक कमरे का दरवाजा खुला जिसमें 3 लड़कियां जानवरों की तरह जंजीरों से बंधी थी। सबने थूकने वाली नजर मुझ पर डाली। उनमें से एक मेरी भाभी भी थी। मैं किस मुंह से वाराणसी जाता? जो लड़कियां वहां मौजूद थी मैंने सभी को आजाद करवाया। जिनको आजाद करवाना मेरे बस में था, जिनमें मेरी भाभी और 2 और लड़कियां शामिल थी। बेटी की लाश उठाकर घर पहुंचा तो हकीकत सबके सामने थी। माँ मार रही थी तो बीबी गिरेबान खींच रही थी। मोहल्ले वाले थू थू कर रहे थे, जबकि मैं अपने में मौत का भूत बना खड़ा था। मैंने जो किया मेरी औलाद ने उसकी सजा भुगती थी।